तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके इस नई वीडियो में। हमारा ये जो है यूनिट नंबर 2, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट और उसके टाइप्स वगैरह के बारे में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है लोगों का एक ग्रुप जो एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए काम कर रहा हो, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लोग, रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर क्या होता है, वो जिसमें अथॉरिटी, रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होती हैं। रूल्स और रेगुलेशंस पहले से होते हैं, टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर होता है और स्पेसिफिक गोल के साथ वर्क होता है। फीचर्स क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? डेलिबरेटिव क्रिएटेड स्ट्रक्चर, यानी कि एक प्लान स्ट्रक्चर होता है। जॉब ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब लोगों से ज़्यादा जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं। डिपार्टमेंटेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। फॉर्मल अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी के एक स्पेसिफिक पोजीशन के साथ लिंक होती है। नेक्स्ट है डेलीगेशन, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट वर्क को लोअर लेवल्स को तक डेलीगेट करता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम करते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग, मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बेस होते हैं, जैसे यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिवीजन ऑफ लेबर, डेलीगेशन, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एटसेट्रा। फिक्स हमारा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें पहला आता है लाइन, फिर होता है लाइन एंड स्टाफ, फिर है फंक्शनल, फिर है प्रोजेक्ट, फिर है मैट्रिक्स। लाइन में क्या होता है, ये सबसे पुराना और सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इसमें अथॉरिटी टॉप से नीचे फ्लो करती है, जैसे मिलिट्री हायरार्की। हर लेवल पर अथॉरिटी क्लियरली डिफाइंड होती है और ऑर्डर एक स्टेट में फ्लो होते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है, इजी टू मैनेज है, इंस्ट्रक्शन और हायरार्की क्लियर होती है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। डिसएडवांटेज क्या है, रिजिड सिस्टम होता है, डिक्टेटरशिप वाली फीलिंग हो सकती है, डिपार्टमेंट अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। दूसरा है लाइन एंड स्टाफ। इसका मतलब क्या होता है, ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन का एडवांस वर्जन है। इसमें स्पेशलिस्ट स्टाफ एड मेंबर्स किए जाते हैं, जो लाइन मैनेजर को सपोर्ट करते हैं। स्टाफ मेंबर सजेशन और गाइडेंस देते हैं और लाइन मेंबर्स फाइनल डिसीजन लेते हैं। इसके एडवांटेज क्या, डिसीजन मेकिंग इजी होती है, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, एम्प्लॉय के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, स्टाफ मेंबर सिर्फ सजेशन देते हैं, डिसीजन नहीं। नेक्स्ट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन वर्क जो है वो अलग अलग फंक्शन के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हर फंक्शन का एक स्पेशलिस्ट होता है जो उस एरिया को एक्सपर्ट होता है। तीन टाइप्स के मेंबर होते हैं, लाइन मेंबर, स्टाफ मेंबर, फंक्शनल मेंबर। इसके एडवांटेज क्या है, मैनेजर का वर्कलोड कम होता है, स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी बेटर होती है। डिसएडवांटेज क्या होता है, कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट होता है, वर्कर के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट एक साथ काम करते हैं। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो टीम डिसबैंड हो जाती है या नए प्रोजेक्ट पर शिफ्ट हो जाती है। इसके एडवांटेज क्या है, स्पेशलिस्ट एक साथ काम करते हैं, हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है। डिसएडवांटेज क्या है, प्रोजेक्ट डिले हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस जज करना थोड़ा मुश्किल है। द नेक्स्ट वन इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ये फंक्शनल और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन है। इसमें दो तरह की अथॉरिटी होती है, फंक्शनल और प्रोजेक्ट। जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है वो फंक्शनल, जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हैंडल करता है वो प्रोजेक्ट। इसके एडवांटेज क्या है, कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, एम्प्लॉय ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, ज़्यादा पेपर वर्क और कॉस्ट होता है और मल्टीपल बॉसेस होने की वजह से कंफ्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल, मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नेचुरली बनती है और इनका कोई फिक्स हायरार्की या रूल्स नहीं होता। ये एम्प्लॉय के म्यूचुअल इंटरेस्ट, दोस्ती और कॉमन गोल पर बेस होते हैं। नेक्स्ट इसका मीनिंग और डेफिनेशन देखते हैं। तो एक मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का ग्रुप होता है जो बिना किसी कॉन्सियस मतलब पर्पज के बनता है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन का टाइप्स। पहला था हॉरिजेंटल, मतलब सेम लेवल पे काम करने वाले एम्प्लॉयज का ग्रुप बनता है। ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं बिना किसी बॉस या हायरार्की की। दूसरा वर्टिकल ग्रुप, मतलब डिफरेंट लेवल के एम्प्लॉयज एक इनफॉर्मल रिलेशन बनाते हैं, सीनियर और जूनियर एम्प्लॉयज की बॉन्डिंग होती है जो कम्युनिकेशन इंप्रूव करती है। फिर है मिक्स, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट लेवल के एम्प्लॉयज का एक कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप बनता है। ये पर्सनल इंटरेस्ट, हॉबीज या बैकग्राउंड पे बेस होता है। फीचर क्या है इनफॉर्मल के, हर ऑर्गेनाइजेशन में नेचुरली एग्जिस्ट करता है, प्रोसीजर रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, कम्युनिकेशन का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, कोई फिक्स हायरार्की नहीं होती, सोशल इंटरेक्शन जरूरी होते हैं, प्रोडक्टिविटी और मोरल इफेक्ट होते हैं। मैनेजर इसे प्रोहिबिट नहीं कर सकते, सिर्फ रेगुलेट कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल में डिफरेंस देखें तो फॉर्मल क्या है, डेलिबरेट है, स्टेबल है, अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, फिक्स चेन ऑफ कमांड है, रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन है, वर्क परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी पर फोकस करता है, वेल डिफाइंड और डॉक्यूमेंटेड रूल एंड रेगुलेशंस है, लार्ज है, इन्वॉल्विंग द होल ऑर्गेनाइजेशन साइज के अंदर। और अगर इनफॉर्मल की बात करें तो स्पॉन्टेनियस कहीं भी हो सकता है, और स्टेबिलिटी के मामले में अनस्टेबल होता है। पर्पस क्या है, सोशल और फिजिकल और साइकोलॉजिकल और सोशल नीड को फुलफिल करना, कोई फिक्स हायरार्की नहीं होती, कोई रूल्स और रिलेशनशिप्स, इसके अंदर कोई रूल्स या रूल रेगुलेशंस या रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं। एम्प्लॉय बॉन्डिंग और रिलेशंस के
और रिलेशनशिप के ऊपर फोकस होता है, नॉर्म्स और बिलीफ्स के ऊपर बेस होता है, स्मॉल होता है साइज में। इंपॉर्टेंस क्या है इन्फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? फास्टर कम्युनिकेशन, क्विक फीडबैक, हायर जॉब सेटिस्फैक्शन, एड्रेस डाइवर्स एम्प्लॉय नीड्स और प्रोवाइड सोशल आइडेंटिटी एंड रिकॉग्नाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन आर मेड बाय टॉप मैनेजमेंट क्रिएटिंग अ फॉर्मल अथॉरिटी हायरार्की। मतलब एक फॉर्मल हायरार्की बनाते हुए जो टॉप मैनेजमेंट द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं वो क्या सेंट्रलाइजेशन होते हैं। और जो डिसीजन अथॉरिटी मिडिल और लोअर लेवल के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वो हमारी डिसेंट्रलाइजेशन होती है। अब अगर हम स्किल्स की इफेक्ट देखें मैनेजर पर, तो क्या स्किल्स ऑफ एन इफेक्टिव मैनेजर, मतलब अब नेक्स्ट हमारा एक इफेक्टिव मैनेजर की क्या क्या स्किल हो सकती है। पहली कम्युनिकेशन स्किल, मतलब उसको अच्छे से बात करना समझने की एबिलिटी हो, टाइम मैनेजमेंट आता हो, कोलेब्रेशन आता हो, डेलीगेशन आता हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, फीडबैक देना और लेना जानता हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो, इंक्लूसिविटी हो, इंटरपर्सनल स्किल हो और मोटिवेटर हो वो अच्छा। अब देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग का रोल क्या है मैनेजमेंट के अंदर। देखो, डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है सही फैसला लेना ताकि कंपनी के गोल अचीव हो सके। एक मैनेजर के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजर के चार इंपॉर्टेंट रोल हैं डिसीजन मेकिंग में। पहला एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंसर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टार्टअप। एक होता है फ्लैट स्ट्रक्चर, एक होता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर मतलब छोटी टीम्स के लिए बेस्ट होता है, हर एम्प्लॉय डायरेक्टली बॉस से बात करता है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है? जब बिजनेस बड़ा हो जाए तो डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग लीडर होता है, काम सिस्टमेटिकली होता है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल। मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि एक मैनेजर के अंदर कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अगर एक मैनेजर 5 लोगों को सुपरवाइज करता है तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल 5 का होगा। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो वाइड और एक नैरो। वाइड फ्लैट स्ट्रक्चर के अंदर यूज होता है, एक मैनेजर के अंदर ज्यादा लोग होते हैं। फर्स्ट है हमारा वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेकंड हमारा नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल फ्लैट स्ट्रक्चर ऐसा बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है एक मैनेजर के अंडर ज्यादा लोग होते हैं, एम्प्लॉयज इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और उन्हें काम सुपरविजन चाहिए होता है। और पीयर मैनेजर्स होते हैं जो सैलरी और मैनेजमेंट कॉस्ट को कम करते हैं। और दूसरा नैरो का क्या मतलब है, एक मैनेजर के अंडर कम लोग होते हैं, एम्प्लॉयज को ज्यादा सुपरविजन और डायरेक्शन मिलता है, ज्यादा मैनेजमेंट लेवल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब फ्यूचर के लिए पहले से सोचना और डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, कब करेगा। इसके की पॉइंट्स क्या है? प्लानिंग एक मेंटल एक्टिविटी है जिसमें हम अपने गोल सेट करते हैं और उनको अचीव करने के लिए एक्शन डिसाइड करते हैं। ये कंसेप्ट फ्यूचर के बारे में सोचने को कहते हैं लुकिंग अहेड। तो कंट्रोलिंग मतलब पास्ट में की गई परफॉर्मेंस को चेक करना और एवेलुएट करना कि वो सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से सही थी या नहीं। की पॉइंट्स क्या है? कंट्रोलिंग एक असेसमेंट प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि हमने क्या अचीव किया और कहाँ कमी रह गई है। इसलिए कंट्रोलिंग को अक्सर लुकिंग बैक कहा जाता है। अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें प्लानिंग और कंट्रोलिंग के अंदर, तो फ्यूचर को टारगेट करता है प्लानिंग और पास्ट की परफॉर्मेंस को चेक करके लेकिन उससे सीखकर फ्यूचर में परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की कोशिश को कंट्रोलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही लोगों को हायर करना, उनका डेवलपमेंट करना, उनके उनको ट्रेन करना और उनकी सही सैलरी देना। और इसका नेचर क्या है? स्टाफिंग एक जरूरी मैनेजर फंक्शन है, मतलब बिना एम्प्लॉयज के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग काम नहीं कर सकती। हर बिजनेस में स्टाफिंग होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और इसका मेन फंक्शन जो होता है या मेन फोकस जो होता है वो एचआर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस होता है। इसका काम क्या है? राइट पर्सन को राइट जॉब देना, और सभी मैनेजर स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग के 3 एस्पेक्ट हैं, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट जो है वो एक पॉजिटिव है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बुलाया जाता है। सिलेक्शन क्या नेगेटिव है, क्योंकि इसमें एप्लीकेंट्स को फिल्टर करके सिर्फ बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है। और ट्रेनिंग क्या है? पॉजिटिव प्रोसेस है जो एम्प्लॉय की स्किल और नॉलेज को इम्प्रूव करता है ताकि वो अपने काम और बेहतर करें। अब अब नेक्स्ट हमारा स्टाफिंग प्रोसेस के फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। पहला लेबर मार्केट, सप्लाई एंड डिमांड, मतलब लेबर मार्केट और सप्लाई और डिमांड उसको अफेक्ट करता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट करता है, लेबर मार्केट कंडीशन, लीगल पॉलिटिकल फैक्टर्स, कंपनी इमेज, कंपनी पॉलिसी, एचआर प्लानिंग, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, ये हमारी सारी चीजें फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको? स्टाफिंग प्रोसेस को। स्टाफिंग के मेन एलिमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मतलब कितने लोग चाहिए, कैसे चाहिए और ये प्लान करना। रिक्रूटमेंट मतलब जॉब के लिए सही कैंडिडेट ढूंढना। सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, ट्रांसफर, प्रमोशन, वर्किंग एनवायरनमेंट, ये हमारे सब इसके मेन एलिमेंट्स हैं। इसके फंक्शंस क्या है? मैन पावर प्लानिंग, डेवलपमेंट। मैन पावर प्लानिंग मतलब फ्यूचर में कितने लोग चाहिए ये डिसाइड करना। डेवलपमेंट एम्प्लॉयज को बेटर बनाने के लिए ट्रेनिंग देना। फिक्स एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स और सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेट एंड प्रमोशन, ये हमारे क्या है? स्टाफिंग के फंक्शंस हैं। टाइप्स क्या है? टेम्प टू हायर स्टाफिंग, मतलब पहले किसी को टेम्परेरी हायर करना और अगर वो अच्छा काम करे तो उसको परमानेंट बना देना। दूसरा डायरेक्ट हायर स्टाफिंग, मतलब डायरेक्ट किसी एम्प्लॉय को फुल टाइम करना। तीसरा पेरोल सर्विस हायरिंग, मतलब कंपनी किसी एम्प्लॉय को खुद हायर करे पर उसका सैलरी और पेपर वर्क स्टाफिंग एजेंसी हैंडल करे। फिर है मिसलेनियस स्टाफिंग मेथड्स, मतलब जैसे कॉलेज प्लेसमेंट, जो फेयर, इंटर्नशिप एटसेट्रा।
फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी नए एम्प्लॉयज को ढूंढती है, उनको सेलेक्ट करती है और ऑनबोर्ड करती है। इसमें कैंडिडेट का स्क्रीनिंग, हायरिंग और ट्रेनिंग भी शामिल होता है। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, कंपनी के लिए बेस्ट कैंडिडेट मिलते हैं, मतलब ये रिक्रूटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है, कंपनी के लिए बेस्ट कैंडिडेट मिलते हैं। अगर रिक्रूटमेंट स्ट्रॉन्ग होता है तो स्मूथली चलेगा, अच्छी हायरिंग से कंपनी की इमेज भी इंप्रूव होगी। अगर राइट कैंडिडेट हायर होगा तो एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन भी ज्यादा होगा। अच्छी रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी से टर्नओवर रेट कम होता है। रिक्रूटमेंट के दो मेन सोर्सेज हैं। रिक्रूटमेंट के दो मेन सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में क्या है, जैसे ट्रांसफर, इंटरनल एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, लॉन्ग लीव से वापस बुलाना, रिटायर्ड मैनेजर को बुलाना, ये सब हमारे इंटरनल है। और एक्सटर्नल के अंदर क्या है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, पब्लिक एडवर्टीजमेंट, रिकमेंडेशंस, डेपुटेशन पर्सनल, कैंपस रिक्रूटमेंट, ये सारी चीजें हमारे एक्सटर्नल के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन प्रोसेस और प्लेसमेंट। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टिंग और हायरिंग किया जाता है उनकी स्किल और क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। ये प्रोसेस इंडस्ट्री, कंपनी और डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस के 6 स्टेप्स हैं। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। सिलेक्शन प्रोसेस के 6 स्टेप हैं। पहला है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, मतलब सबसे पहले बेसिक फिल्टरिंग होती है जिसमें देखा जाता है कैंडिडेट कंपनी की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है नहीं। फिर है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे हम एप्लीकेशन ब्लैंक भी बोलते हैं। जो कैंडिडेट प्रीलिमिनरी इंटरव्यू क्लियर करते हैं उनको एक फॉर्म भरना पड़ता है। इसमें पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, प्रीवियस जॉब का एक्सपीरियंस, उसके छोड़ने का रीजन, ये सब चीजें रिटन होती हैं, ये लिखनी पड़ती हैं। फिर है रिटन टेस्ट, मतलब ये टेस्ट कैंडिडेट की नॉलेज, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए होता है। फिर है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, यानी कि फाइनल इंटरव्यू। ये फेस टू फेस इंटरव्यू होता है जिसमें हायरिंग मैनेजर कैंडिडेट से डायरेक्ट बात करता है। फिर है मेडिकल एग्जामिनेशन। सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट के मेडिकल चेकअप होता है जो इंश्योर करता है कि वो फिजिकली फिट है या नहीं। अपॉइंटमेंट लेटर, इसका लास्ट जो स्टेप है वो है अपॉइंटमेंट लेटर, जिसका मतलब फाइनल सिलेक्शन होने के बाद रेफरेंस चेक किया जाता है। अगर सब कुछ ठीक होता है तो ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो जाता है। फिर नेक्स्ट है प्लेसमेंट। क्या है प्लेसमेंट, एक मतलब प्लेसमेंट का मतलब है कैंडिडेट को उसके असाइन रोल में ऑफिशियली प्लेस करना। जब कैंडिडेट रिपोर्ट करता है तो ड्यूटी के लिए उसको उसके रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ असाइन किया जाता है। अच्छी प्लेसमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और उसके अगर मिसप्लेसमेंट हो जाता है तो उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नेक्स्ट है हमारा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मेन पर्पस एम्प्लॉय को नए स्किल सिखाना और उनको प्रोफेशनल नॉलेज बढ़ाना है ताकि वो अपनी जॉब और करियर में ग्रो कर सके। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इंडिविजुअल और टीम परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद करता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली भी क्रिएट किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है या एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। ट्रेनिंग के टाइप्स क्या है, टेक्निकल ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी और टूल यूज करने सिखाने के लिए होती है। क्वालिटी ट्रेनिंग, एम्प्लॉय को सिखाया जाता है क्वालिटी कैसे मेंटेन करें और डिफेक्टिव प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे अवॉइड करें। स्किल ट्रेनिंग, जॉब के प्रैक्टिकल स्किल सिखाने के लिए होती है। सॉफ्ट स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप और एथिक्स, इन सबको इंप्रूव करने के लिए। मैनेजर ट्रेनिंग मतलब टीचर, मैनेजर्स और लीडर्स के लिए होती है। सेफ्टी ट्रेनिंग मतलब हजार्डियस वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए जरूरी होती है। टीम ट्रेनिंग मतलब टीम कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन इंप्रूव करने के लिए होती है। मेथड क्या है ट्रेनिंग की, इंस्ट्रक्टर लीड ट्रेनिंग मतलब क्लासरूम स्टाइल में ट्रेनिंग होती है। ई लर्निंग मतलब जैसे ऑनलाइन वीडियोस और ऑनलाइन कोर्सेज से। सिमुलेशन ट्रेनिंग मतलब वर्चुअल रियलिटी या सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मतलब डायरेक्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, हम जॉब पर हैं और उसके बाद में ट्रेनिंग हो रही है। फिर है कोचिंग एंड मेंटरिंग, मतलब ऑन द गाइडेंस होती है जिसमें एक एक्सपीरियंस पर्सन नए एम्प्लॉय को मेंटर करता है। फिर है लेक्चर स्टाइल ट्रेनिंग, मतलब एक लार्ज ग्रुप को एक बार में ट्रेनिंग देने के लिए यूजफुल होता है। फिर है ग्रुप डिस्कशन एंड एक्टिविटीज। फिर है ग्रुप डिस्कशन एंड एक्टिविटीज मतलब टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने के लिए। फिर है रोल प्लेइंग ट्रेनिंग, मतलब रियल लाइफ जॉब सिनेरियो को इनेक्ट करने के लिए होती है। फिर है मैनेजमेंट स्पेसिफिक ट्रेनिंग, मतलब मैनेजर्स और लीडर्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है। और फिर है कि हम केस स्टडीज या रिक्वायर्ड रीडिंग्स बुक्स हैं उन सबको पढ़कर भी हम ट्रेनिंग पा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्टिंग, मतलब डायरेक्टिंग से देखते हैं। डायरेक्टिंग का मतलब होता है एम्प्लॉय को गाइड करना, उन्हें सही डायरेक्शन देना, मोटिवेट करना और उनके काम को सुपरवाइज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके। ये हमारा डायरेक्टिंग होता है। डायरेक्टिंग का मीनिंग और इंपॉर्टेंस मतलब डायरेक्टिंग से कंटिन्यूस प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक फ्लो करता है। मैनेजर इंस्ट्रक्शन देता है, मोटिवेट करता है और सुपरवाइज करते हैं ताकि एम्प्लॉयज इफेक्टिवली काम करें। डायरेक्टिंग एक ह्यूमन सेंटर्ड फंक्शन है क्योंकि यहाँ लोगों से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय की इफिशियंसी बढ़ाना और उनके परफॉर्मेंस इंप्रूव करना होता है। इसके कैरेक्टर्स क्या है डायरेक्टिंग के, परवेसिव होता है फंक्शन, कंटिन्यूस एक्टिविटी होता है, ह्यूमन फैक्टर इंक्लूड होते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी होता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, डेलीगेटिव फंक्शन होता है। प्रिंसिपल्स क्या है, हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब एम्प्लॉय को पर्सनल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को एलिगन करना जरूरी है। मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, हर एम्प्लॉयमेंट का बेस्ट परफॉर्मेंस देना जरूरी है। यूनिटी ऑफ कमांड जरूरी है, अप्रोप्रिएट टेक्निक जरूरी है, डायरेक्ट सुपरविजन भी जरूरी है और मैनेजर कम्युनिकेशन भी जरूरी है।
एलिमेंट्स क्या है डायरेक्टिंग के? पहला है सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। सुपरविजन मतलब देख रेख, मोटिवेशन मतलब मोटिवेट करना, एनकरेज करना, लीडरशिप मतलब उनको गाइड करना, और कम्युनिकेशन मतलब इन्फॉर्मेशन, आइडिया, ओपिनियन को एक्सचेंज करना। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट एक्टिविटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और रिसोर्सेज को एक साथ सिंक्रोनाइज करना ताकि गोल्स इफिशिएंटली अचीव हो सके। कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? बेटर एक्म्प्लिशमेंट मतलब एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करता है, जो डुप्लीकेशन को अवॉइड करता है और इफिशिएंसी बढ़ाता है, इकोनॉमी और इफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, हाई मोरल करता है, बेटर ह्यूमन रिलेशन बनाता है और गोल्स का इंटीग्रेशन करता है। कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजिंग मतलब कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का हर फंक्शन एक एसेंशियल पार्ट है, जैसे प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें। और कोऑर्डिनेशन के अंदर डिफिकल्टीज बहुत सारी हो सकती हैं, सिचुएशन अनसर्टेन हो सकती हैं, आइडियल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल का लैक हो सकता है, सिस्टमेटिक अप्रोच का लैक हो सकता है, वेरिएबल्स बहुत सारे आ सकते हैं। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन टेक्निक कौन कौन सी हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है, इफेक्टिव चेन ऑफ कमांड है, प्रोग्राम पॉलिसीज है पहले से प्रिसाइज की गई, कम्युनिकेशन है इफेक्टिव तरीके से, लीडरशिप इफेक्टिव, कोऑपरेशन कमेटीज बनाना, ये सब हमारी हमारी क्या है? इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन टेक्निक्स है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। ये कंट्रोलिंग का एक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ही कंट्रोलिंग कहलाता है। इसके फीचर क्या है? मेजर फंक्शन मतलब कंट्रोलिंग एक मेजर फंक्शन है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग को फॉलो अप एक्शन होता है। फॉरवर्ड लुकिंग मतलब आगे देखना, रिव्यू पास्ट इवेंट्स को रिव्यू करना, एक्शन ओरिएंटेड होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है। और इसका जो इसके नेक्स्ट है मैनेजर कंट्रोल मतलब मैनेजर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को रेगुलेट करने का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करके नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस लिया जाए। इसके दो टेक्निक है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में क्या था? पर्सनल ऑब्जर्वेशन मतलब सबसे पुराना और डार्क मेथड है। मैनेजर खुद एम्प्लॉय और वर्क प्रोसेस को ऑब्जर्व करता है, जिससे रियल टाइम फीडबैक मिलता है। फिर है स्टैटिकल रिपोर्ट मतलब डाटा ड्राइवन अप्रोच है, जो मैनेजर को परफॉर्मेंस एनालिसिस करने में मदद करता है। नेक्स्ट है बजटिंग कंट्रोल मतलब बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो इनकम और एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करता है। इसके अंदर बजट कौन कौन से आते हैं? सेल बजट, प्रोडक्शन, मटेरियल, कैश, कैपिटल, R&D। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट है ब्रेक इवन एनालिसिस। ये एक फाइनेंशियल टूल है जो कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम्स और प्रॉफिट के बीच रिलेशन दिखाता है। नेक्स्ट है जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग एक एडवांस बजटिंग टेक्निक है जो 1971 में यूएसए में इंट्रोड्यूस हुई थी। इसमें हर फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट जीरो से शुरू होता है, यानी पास्ट बजट को कंसिडर नहीं किया जाता है। हर डिपार्टमेंट को अपना बजट जस्टिफाई करना होता है स्क्रैच मतलब जीरो से। और स्टेप क्या है जीरो बजटिंग के? डिसीजन यूनिट आइडेंटिफाई करना है और डिसीजन यूनिट को एनालाइज और उसको एवोल्यूशन करना है, उसकी रैंकिंग करनी है और उसको रिसोर्सेज को एलोकेट कर देना है। मॉडर्न टेक्निक्स में क्या है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक फाइनेंशियल रिसोर्स है जो बताता है कि किसी इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन या किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक इफेक्टिव टूल है। फिर नेक्स्ट है रेशो एनालिसिस। डेफिनेशन मतलब रेशो एनालिसिस का क्वांटिटेटिव टेक्निक है जो फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज करने में मदद करता है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में डिवाइड किए जाते हैं। हर सेंटर का एक मैनेजर या हेड होता है जो अपनी यूनिट को परफॉर्मेंस का जिम्मेदार होता है। फिर है मैनेजमेंट ऑडिट मतलब मैनेजमेंट ऑडिट एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होता है जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज, प्रोसेस और प्रैक्टिस को एनालाइज करता है ताकि इनएफिशिएंसीज आइडेंटिफाई की जा सके और इम्प्रूवमेंट के सजेशन दिया जा सके। फिर है पार्ट ऑफ CPM मतलब प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स और क्रिटिकल पाथ मेथड। पीआरटी मतलब पीआरटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो अनसर्टेन एक्टिविटीज के लिए यूज होती है। और सीपीएम क्या है? एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो किसी प्रोजेक्ट के मिनिमम टाइम ड्यूरेशन फाइंड करने के लिए यूज होती है। फिर है टीक्यूएम मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टीक्यूएम एक बिजनेस फिलोसफी है जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे फोकस करता है। इसका एम है कि क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू इफिशिएंसी बढ़ाना और कॉस्ट रिड्यूस करना। नेक्स्ट है हमारे सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा क्या मतलब? सिक्स सिग्मा एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक है जो डिफेक्ट्स और एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए स्टैटिकल टूल्स का यूज करती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक MBE मतलब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग अप्रोच। MBE एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है जिसमें मैनेजर सिर्फ तब इंटरफेयर करते हैं जब कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम या डेविएशन होती है, मतलब जब उन्हें लगता है कि अब उनका इंटरफेयर जरूरी है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टाइम सेविंग है, इंक्रीज इफिशियंसी को इंक्रीज करता है, फोकस बेटर बनाता है और डिसीजन मेकिंग को क्विकनेस, उसके अंदर क्विकनेस लाता है। इसके फेजेस क्या है? पहला है मेजरमेंट फेज मतलब डाटा कलेक्शन और एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन के इनपुट और परफॉर्मेंस डाटा को कलेक्ट और मेजर किया जाता है। फिर है प्रोजेक्शन फेज मतलब क्या होता है? पास्ट और प्रेजेंट डाटा को एनालाइज करके फ्यूचर प्रेडिक्शन की जाती है। फिर है सिलेक्शन फेज, ऐसे की मेजर सेलेक्ट किए जाते हैं जो प्रोग्रेस को बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। फिर है ऑब्जर्वेशन फेज मतलब परफॉर्मेंस का रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाता है ताकि किसी भी डेविएशन का पता चल सके। फिर है कंपैरिजन फेज मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है।
फिर है एक्शन फेज। एक्शन फेज में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए करेक्टिव एक्शंस के लिए जाते हैं। फिर है एडवांटेज, इसकी क्या है, टाइम सेविंग है, इंप्रूवमेंट करता है एफिशिएंसी में, और अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये हमारे इसके क्या है, ये हमारे इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं एमबी के डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेज क्या है, सिस्टम फेलियर हो सकता है, पेपर वर्क बढ़ जाता है और लेट रिएक्शन हो सकता है। तो हमारी यूनिट सेकंड भी कंप्लीट होती है यहाँ।